नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। और दोस्तों, हम लोग यूपी टेट सीडीपी 2026 के विषय पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो हम लोगों ने पूरा हम लोग सिलेबस वाइज चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने शिक्षण पढ़ा, शिक्षण के सिद्धांत तथा शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं उसके विषय हम लोगों ने डिस्कस किया, और किस विधि को किसने दिया है उसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण। देखिए, एकदम सिलेबस वाइज चल रहे हैं, कुछ भी आपको मिस नहीं करेंगे, ताकि हर चीज़ हमारी कवरअप हो जाए। और उसके बाद में जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सिलेबस से आती हैं वो सब भी हम लोग कवर करेंगे। तो सीडीपी के लिए आप बेफिक्र हो जाइए, ये पूरा आपको मिलेगा, एक एक टॉपिक मिलेगा, पूरा कवरेज मिलेगा। और जल्दी ही हम व्हाट्सएप ग्रुप पे टेस्ट चालू करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की। इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो टीचिंग। क्या कहते हैं? माइक्रो टीचिंग। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है सूक्ष्म शिक्षण मतलब शिक्षण तो होगा, लेकिन सूक्ष्म मतलब छोटे रूप में। अब यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, कहाँ कहाँ फंसाता है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, बात करें सूक्ष्म शिक्षण की, तो पहले आप परिभाषा समझ लीजिए। परिभाषा इसकी यह है कि किसी बड़ी क्लास को उसको छोटा कर देना। अब कैसे छोटा कर सकते हैं? हर परिप्रेक्ष्य में उसकी समय अवधि कम कर दीजिए, छात्र संख्या कम कर दीजिए, पाठ्यक्रम को कम कर दीजिए, हो गया सूक्ष्म शिक्षण। अब बात आती है, देखिए, अगर सामान्य कक्षा की बात करें तो वो 40 से 45 मिनट की चलती है, ठीक है। अगर आदर्श जो कक्षा है वो 45 मिनट की है, लेकिन मान के चलते हैं 40 से 45 मिनट की क्लास होती है, जिसमें एक आदर्श संख्या मानी गई है 30 से 35 बच्चे। कितने बच्चे? 30 से 35 बच्चे। अब मान लीजिए कोई टॉपिक इस पे चल रहा है, बड़ा सा कोई टॉपिक इस पे चलाना है, ठीक है। ये हुई सामान्य कक्षा। इसी कक्षा के समय को, ध्यान समझिएगा, इसी कक्षा के समय को 6 मिनट कर दिया जाए। कितना? 6 मिनट। अब बच्चे कम से कम 5 से 10 बच्चे कर दिए जाए, या 5 से 6 बच्चे कर दिए जाए। और ये जो टॉपिक है, इस एक पॉइंट, एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक छोटा टॉपिक ले करके उस पर अगर चर्चा की जाए या बच्चों को सिखाया जाए, यही होता है माइक्रो टीचिंग। अर्थात माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत हम एक छोटे टॉपिक पर 6 मिनट तक पठन की प्रक्रिया करते हैं, जो 5-6 बच्चों के साथ पूर्ण कराई जाती है। और इसी को, या इसी छोटे से शिक्षण कार्यक्रम को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म शिक्षण। तो पहले तो आपसे यही पूछेगा कि सूक्ष्म शिक्षण में टाइमिंग कितनी होती है? 6 मिनट की। बच्चे कितने होते हैं? 5। मिनिमम बच्चे 5 से 6, 7, 8 आप कर सकते हैं। उसके बाद में पूरे टॉपिक पे चर्चा करने के बजाय उसका एक छोटा टॉपिक चर्चा किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें चर्चा करना था पर्यावरण पे, तो हम पर्यावरण पे, क्योंकि पर्यावरण में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, हमने मान लीजिए पर्यावरण पे चर्चा किया केवल सजीव के बारे में, कि देखो बेटा, सजीव ऐसे ऐसे होते हैं जो सांस लेते हैं। केवल सजीव, निर्जीव की चर्चा नहीं हुई, ना कुछ अन्य टॉपिक की चर्चा हुई, केवल सजीव के बारे में 5-6 मिनट बच्चों को हमने समझाया, और फिर उनसे अपना फीडबैक लेना प्रारंभ कर दिया। तो इसे हम कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। क्लियर हुआ? माइक्रो टीचिंग कितने समय की होती है? 6 मिनट की। पहला, बच्चों की संख्या 5 से 6 या 5 से 10 होता है। अगली बात यह है कि किसी एक टॉपिक को छोड़ करके किसी छोटे तथ्य पे चर्चा की जाती है। जैसे पर्यावरण टॉपिक बड़ा है, पर्यावरण में कोई छोटा भाग हो गया तो क्लियर होगा। जैसे अगर हम कहते हैं संख्याएं, तो संख्याएं बहुत सारी हैं, पूर्ण संख्याएं, अपूर्ण संख्याएं, धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्न संख्याएं, बहुत सारी, लेकिन उसमें हम कह दें केवल धनात्मक संख्याओं की बात की जाएगी, तो ये हुआ एक टॉपिक, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग क्लियर हुआ आपको? आगे अब आपसे पूछता है कि माइक्रो टीचिंग के का चक्र क्या है, चक्र कह लीजिए, या माइक्रो टीचिंग के तत्व क्या है, या माइक्रो टीचिंग के चरण क्या है, वो हम आपको समझाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, माइक्रो टीचिंग करने से पहले आपको योजना बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? योजना बनाना पड़ेगा। जैसे भाई, किन किन बच्चों के साथ काम करना है। अब हर एक बच्चे का मेंटल लेवल तो एक सेम होगा नहीं, लेकिन क्लास में 4-6 बच्चे एक ऐसे होते हैं जिनको यहाँ तक आता है, फिर 4-6 बच्चे यहाँ तक, तो उन 4-6 बच्चों की ग्रुपिंग कर लीजिए, और जो टॉपिक आपको पढ़ाना है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा दीजिए। तो पहला तो हो गया योजना। दूसरा ये हो गया शिक्षण। योजना बनाने के पश्चात हम बच्चों को शिक्षण कार्य कराएंगे।
और ये शिक्षण कार्य होता है 6 मिनट का। कितनी देर का? 6 मिनट का। ओके, हमने जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक में पढ़ाना हुआ, उस टॉपिक हमने 6 मिनट तक बच्चों से चर्चा की, उनको समझाया। समझाने के पश्चात हम बच्चों से लेते हैं फीडबैक, या उसे कहते हैं प्रतिपुष्टि। क्या कहते हैं? प्रतिपुष्टि, फीडबैक। फीडबैक लेते हैं बच्चों से, ठीक है। और ये कार्यक्रम चलता है पुनः 6 मिनट तक। 6 मिनट तक चलता है, मतलब 6 मिनट तक हमने पढ़ाया और 6 मिनट तक उसके बारे में चर्चा की। जैसे मान लीजिए हमने बताया जल के बारे में, फिर हमने तो बच्चों चलो अच्छा बताओ पृथ्वी पे जल की मात्रा कितनी है। अच्छा बेटा, समुद्र में कैसा पानी है, हम जो पानी पीते हैं वो कितना है। ये सब चीजें हम उसको बताने के पश्चात उन सबसे फीडबैक लेंगे कि हमने जो बताया है क्या वो प्रॉफिटेबल हुआ, क्या बच्चे सीख पाए। अब इस फीडबैक के पश्चात हम पुनः योजना बनाएंगे। देखिए, इसको रीवेरीफाई करने के लिए हम पुनः योजना बनाएंगे। क्या करेंगे? पुनः योजना। और ये योजना बनेगा 12 मिनट तक, ठीक है। हमने जैसे मान लीजिए हम ये एक ग्रुप वाले बच्चे थे 5 ठो, इनको हमने 6 मिनट पढ़ाया, फिर 6 मिनट इनसे फीडबैक लिया। लेने के पश्चात हमने योजना पुनः बनाया। अब पुनः योजना बनाने के बाद यही फिर हमने अप्लाई किया बी ग्रुप पे। किस पे? बी ग्रुप पे। मान लीजिए बी ग्रुप में 7 बच्चे हैं। बी ग्रुप पे अप्लाई करने के बाद हम पुनः क्या करेंगे? शिक्षण करेंगे। पुनः क्या करेंगे? शिक्षण। कितना देर तक? 6 मिनट तक। पुनः शिक्षण चलेगा 6 मिनट तक। इसके पश्चात पुनः फीडबैक लेंगे। फीडबैक या प्रतिपुष्टि लेंगे। किससे? इन्हीं बच्चों से नहीं। अब एक बार इन पे अप्लाई कर चुके हैं, अब एक बार हम दूसरे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो इनसे पुनः फीडबैक लेंगे। कितना? 6 मिनट का। कितना? 6 मिनट का। तो अब देखेंगे कि क्या हमारी योजना सफल हो रही है। हमने वही टॉपिक एक बच्चों को पढ़ाया, 6 बच्चों को जो, या 5 बच्चों को, ए वाले ग्रुप को। हमने देखा कि पढ़ाने के पश्चात जब हमने फीडबैक लिया, अगर कुछ कमजोरी नजर आ रही है तो उसको हमने बेहतर किया और दूसरे बच्चे अप्लाई किया। उनका फीडबैक, इनका फीडबैक हमने समराइज करके देखा कि क्या कुछ लाभ मिल रहा है। अगर लाभ मिल रहा है इसका मतलब हमारा कार्य अच्छे से हो रहा है। लाभ नहीं मिल रहा है उसको हम और अच्छा करेंगे। तो ये हुआ माइक्रो टीचिंग। अगर अब आप देखें तो पूरा प्रोसेस देखें तो 6 6 12 6 6 कुल मिला के 36 मिनट। एक योजना पूरी करने में माइक्रो टीचिंग में 36 मिनट का समय लगता है। ये सवाल कई बार पूछा हुआ है कि माइक्रो टीचिंग में एक टॉपिक या एक पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए पूरा कितना समय लगता है। तो 36 मिनट। जो एक क्लास 45 मिनट की थी उसको हमने 36 मिनट में किया, लेकिन 2 टुकड़े में। यहाँ 6 मिनट, यहाँ 6 मिनट पढ़ा करके 12 मिनट अपना हमने काम किया और 6 मिनट हमने फीडबैक लिया। तो पढ़ाने वाला कार्य कुल 12 मिनट का हुआ। तो कुल मिला के हुआ कि ये 36 मिनट जो हुआ क्या हुआ? फीडबैक, सॉरी, टोटल टाइम हुआ जिसमें 6 मिनट पठन कार्यक्रम हुआ। अब आप कहेंगे ऐसे 6 मिनट हुआ, 12 मिनट हुआ, तो भाई बड़े भाई 6 मिनट पहला ग्रुप पढ़ा था, 6 मिनट दूसरा ग्रुप, तो पढ़ने का समय तो 6 ही मिनट हुआ। ठीक है, हमारी पूरी जो योजना चली वो 36 मिनट। तो आपसे कहेगा सूक्ष्म शिक्षण चक्र कितने समय का? 36 मिनट का। सूक्ष्म शिक्षण की समय अवधि 6 मिनट की। क्लियर? ये हुआ माइक्रो टीचिंग का टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं और चीजों को हम समझते हैं। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण की बात करें, अब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चे मिलेंगे उसी हिसाब से हम ग्रुपिंग करके चीजों को समझा सकते हैं या बच्चों को बता सकते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है शिक्षण के आधारभूत सिद्धांत। अब देखिए, ये ना कभी कभी आपको एग्जाम में घुसा के पूछ लेता है। अब देखिए, जैसे जिसको साइकोलॉजी की समझ है वो तो पढ़ से कर लेगा तुरंत, लेकिन जिसको समझ नहीं है वो अक्सर गड़बड़ कर देते हैं। तो इसीलिए इन सब टॉपिक को हम कवर करके चलेंगे। और घबराइए नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा। अभी आपका व्यक्तित्व, बुद्धि, चिंतन सब होगा क्लियर, कुछ भी नहीं छूटेगा। हर एक टॉपिक भी हम अच्छे से कवर अप करेंगे। पहले बात समझिए, शिक्षण के लिख रहा है आधारभूत सिद्धांत। शिक्षण मतलब टीचिंग, टीचिंग मतलब पढ़ाना। अच्छा,
आधारभूत सिद्धांत, अगर चीजों को, जैसे हम हुए या आप हुए, हम किसी को कुछ चीज बता रहे हैं या कुछ चीज सिखा रहे हैं, तो कैसे सिखाना चाहिए, कैसे बताना चाहिए, उसके बेसिक्स क्या हो सकते हैं, या कैसे हमें शुरुआत करनी चाहिए, यही सब अगर हम जान लेंगे तो वही होता है शिक्षण के आधारभूत सिद्धांत। अगर सरल शब्दों में कहें तो पढ़ाते समय या पढ़ाने से पहले किस चीज को हम कैसे बताएंगे, कितना बताएंगे, क्या क्या हमें करना होता है, यही अगर हम पूरा कलेक्टिव कर लें तो वो हमारा होता है शिक्षण के सिद्धांत या आधारभूत सिद्धांत। किसके? शिक्षण के, या कर लीजिए पढ़ाते समय जो होता है, टीचिंग के टाइम। ठीक है, इसके पहले जो हमने सिद्धांत पढ़ा था वो अलग है, लेकिन ये अलग है, ये है टीचिंग के टाइम, जब आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं उस समय क्या क्या सिद्धांत होता है, किन किन नियमों को फॉलो करना चाहिए, ये हमारा होता है आधारभूत सिद्धांत। चलिए समझते हैं एक एक चीज को। पहला, वैसे सिद्धांत छोड़िए, आप इसको ना ऐसे समझिए, कौशल समझिए। चलिए अब आपके लिए इजी हो जाएगा, अब ठीक है, अब इजी हो जाएगा। आपके लिए सिद्धांत छोड़िए, कौशल मतलब क्या क्या स्किल आपके अंदर होनी चाहिए बच्चों को कोई चीज सिखाने में। ठीक है, कौशल रहेगा तब कंफ्यूज नहीं होगी, क्योंकि सिद्धांत इसके पहले भी था। चलिए शिक्षण के आधारभूत कौशलों की बात करते हैं। पहला है प्रस्तावना कौशल। देखिए लिखेंगे नहीं, आप ज्यादा लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और ज्यादा लिखना भी नहीं चाहिए, चीजों को बस दिमाग में बैठाते चलिए, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रस्तावना कौशल है क्या? देखिए सिंपल सी बात है, प्रस्तावना कौशल पूरी तरह से डिपेंड करता है एक शिक्षक पे। किस पे? शिक्षक पे, शिक्षक की योजना पर, शिक्षक के तरीके पर, शिक्षक के विद्वता पर, इन सब पे डिपेंड करता है। वो कैसे करता है हम बताते हैं आपको। देखिए कैसे डिपेंड करता है समझिएगा। अब इसका मतलब ये है कि शिक्षक के अंदर हुनर होना चाहिए, शिक्षक के अंदर ये अनुभव होना चाहिए, शिक्षक के अंदर ये दिमाग से कह लीजिए, बोलने से, या कह लीजिए उसके अंदर इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जिस टॉपिक की वो शुरुआत करने वाला है उससे संबंधित जितना हो सके पूरी जानकारी बच्चों से निकलवा सके। जितना हो सके, पूरा नहीं, जितना संभव हो सके पूरी जानकारी वो निकाल सके। अर्थात प्रस्तावना कौशल से तात्पर्य यह है कि पढ़ाने से पहले शिक्षक जो भी टॉपिक पढ़ाना चाहता है उससे संबंधित या वहां तक बच्चों की पहुंच बना सके, इसी को हम क्या कहते हैं? शिक्षक का प्रस्तावना कौशल, यानी कि टॉपिक तक पहुंच, टॉपिक तक पहुंच बनाना। अब भाई आपको समझ में आ जाएगा, घबराइए नहीं। जैसे मान लीजिए हमें टॉपिक पढ़ाना है जल संरक्षण। क्या पढ़ाना है? जल संरक्षण। तो हम डायरेक्ट जाके, देखिए नियम ये नहीं है, आजकल होता है कि हम डायरेक्ट जाके बोर्ड पे लिखते हैं जल संरक्षण, लेकिन नियम ये नहीं है। जब भी आप क्लास में जाइए टॉपिक पहले आप मत लिखिए, आप क्लास में जाइए, हाँ बेटा चलो आज हम कुछ चीज सीखेंगे। अच्छा सर ठीक है, या सर क्या सीखेंगे बताते हैं। अच्छा बेटा ये बताओ इस समय कौन मौसम चल रहा है? सर गर्मी। अच्छा गर्मी में भूख ज्यादा लगती है कि प्यास? तो सर प्यास लगती है। अच्छा कैसा प्यास? सर बहुत तेज प्यास लगती है। अच्छा प्यास लगने पर हम क्या करते हैं? कोई ये थोड़ी बता के दूध पीते हैं, शरबत पीते हैं, सब कहेंगे पानी पीते हैं। अच्छा बेटा पानी पीते हैं, ठीक है। कैसा पानी? क्या आप गंदा पानी पीते हो नाले वाला? नहीं सर हम साफ पानी पीते हैं। अच्छा आपके बाल्टी में, आपके टब में या आपके नल से गंदा पानी आए, कचरा आए तो आप पिएंगे? सर नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पियोगे? सर बीमार हो जाएंगे। अच्छा कोई अगर आपके पानी में गंदा कर दिया, मिट्टी डाल दिया तो आप क्या करेंगे? तो छोटे बच्चे बताएंगे सब उससे लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, मेरा पानी गंदा क्यों किया? तो हाँ बेटा इसी हिसाब समझो, पानी गंदा हम नहीं पी पाते तो हमें भी तालाब का पानी, नहर का पानी गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे भी जानवर पीते हैं, उनका जीवन चलता है। हमें जल को बचाना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चे? तो कहेंगे सर बचाना चाहिए। आओ अब हम पढ़ते हैं जल संरक्षण। ठीक हुआ? तो ये कला, ये टॉपिक, जो भी आप टॉपिक शुरू करें जितना संभव हो सके आप बच्चों से अगर आप जानकारी निकलवा पा रहे हैं तो यही है प्रस्तावना कौशल। ठीक है, शिक्षक का पहला क्वालिटी क्या होना चाहिए? प्रस्तावना कौशल। उसको ये चीज
या ये हुनर आना चाहिए कि जो टॉपिक वो पढ़ाना चाहता है वो बच्चों से निकलवा सके। ठीक है, आगे आगे आता है व्याख्या कौशल। अब देखिए ये सब शिक्षक के बारे में ही कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब व्याख्या कौशल क्या है? व्याख्या कौशल ये है कि एक शिक्षक को तरीका, स्पष्ट तरीका और रोचक तरीके से हर एक टॉपिक की व्याख्या करना चाहिए। जैसे कोई टॉपिक अगर आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को अगर आप बताने लगे हाँ सुनो ब्रह्मांड में इतना तारा है, इससे ज्ञान दे रहे हैं अपना, वो सो जाएगा। तो उसको इन्वॉल्व कर रही है। देखो बेटा, जानते हो सूरज इतना बड़ा होता है, कितना बड़ा बेटा? जैसे फुटबॉल और मटर का दाना। समझो मटर का दाना कितना बड़ा होता है बेटा, बताओ बताओ। तो बताएंगे सर इतना बड़ा, फुटबॉल इतना बड़ा। अगर मतलब आपके हाव भाव, आपके रिएक्शन, आपके एक्शन सब ऐसे होने चाहिए कि बच्चा भी खुद करे, और जब आप व्याख्या करें चीजों को तो बच्चा उसमें रम जाए, उसे मिल जाए और हर एक चीज को आपको ध्यान से देखे, आपको वो इग्नोर ना कर पाए। इस हिसाब से आप क्लास को अपने हिसाब से कंट्रोल करके चलिए, या क्लास को इस हिसाब से इन्वॉल्व रखिए ताकि बच्चे आपकी चीजों को समझे भी, सुने भी और अच्छे से देखे भी। कभी कभी अपनी आवाज को स्लो, कभी तेज भी करते रहें। जैसे देखो बेटा, जंगल में एक शेर था। क्या था बेटा? सर शेर था। एक दिन वो घूमने निकला तो कभी तेज कभी स्लो, उसको एक चूहा मिला। क्या मिला? चूहा। चूहा छोटा होता है। तो इस हिसाब से बताएंगे तो बच्चे आपके हिसाब से चलते रहेंगे और क्लास सजीव बनी रहेगी। तो ये हुआ व्याख्या कौशल। तीसरा आपका है उदाहरण कौशल। देखिए टॉपिक आपका आसान है आज का, लेकिन थोड़ा सा समझे रहेंगे तो आसान रहेगा चीजें, कुछ भी हमसे नहीं पाए। उदाहरण कौशल, एक शिक्षक में जब भी कोई पॉइंट आप पढ़ाइए इस हिसाब से उदाहरण दीजिए कि बच्चे उसको वास्तविक जीवन से जोड़ पाए। किससे? वास्तविक जीवन से बच्चे उसको जोड़ पाए या कह दिए रिलेट कर पाए, तभी वो चीजों को अच्छे से सीखेंगे। जैसे अब मान लीजिए हमको पढ़ाना क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण, बड़े बच्चों को या छोटे बच्चों को, देखो बेटा गुरुत्वाकर्षण ऐसा बल है जो हर चीज को नीचे खींचता है। अब वो समझ नहीं पाएगा, आप कहीं देखो बेटा ये है ना, इसको हम छोड़ेंगे, ये देखो नीचे गया। कहाँ गया? नीचे गया। ये देखो हमने छोड़ा, नीचे आ गया। कहाँ गया? नीचे आ गया। तो बताओ बेटा ऊपर क्यों नहीं गया? तो कहेगा हाँ सर सही कह रहे हैं, ऊपर क्यों नहीं गया? तब आप बताएंगे कि पृथ्वी में एक बल है जो प्रत्येक चीज को अपने नीचे खींचता है, इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि बच्चा इस चीज का अनुभव किया है, उस चीज को पट से पकड़ लेगा। अब आगे की चीजें हैं, कुछ बच्चे आपसे क्वेश्चन करेंगे सर जहाज कैसे उड़ता है, ये कैसे उड़ता है, तो उसके लिए भी आप एक्सरसाइज करेंगे। देखो उसमें इंजन होता है, जब तक तेल रहेगा उड़ेगा। तुम बॉल फेंकते हो, जब तक तुम्हारा बल रहेगा ऊपर जाएगा फिर नीचे, तो बड़ी चीजें हो गई। लेकिन उसको ये पता चल जाएगा कि जमीन में कोई फोर्स है जो चीजों को खींच रहा है। तो आपका उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और दैनिक जीवन से या कह लीजिए कि लाइफ से जुड़ा रहना चाहिए, जिससे बच्चा उस चीज को अच्छे से कंट्रोल करे या अच्छे चीजों को सीखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्नकरण या प्रश्नोत्तर कौशल। एक शिक्षक को बीच बीच में टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछते रहना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं या कोई कहानी पढ़ा रहे हैं, कि कहानी पढ़ाए बीच में पूछे जाए बेटा बेटा शिवांश बताओ बंदर ने क्या किया? तो बताएगा सर वो उछल के पेड़ पे चल गया। अच्छा हाँ बस सब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम बताओ शेर क्या कर रहा था? तो बताएगा सर शेर चिल्ला रहा था। तो इससे क्या होगा, बच्चों का पूरा फोकस आप पे बना रहेगा कि सर हमसे सवाल पूछ सकते हैं, ध्यान से पढ़ो और ध्यान से सुनते रहो, सर कहीं से पूछ लेंगे। तो प्रश्नकरण का कौशल ये है कि क्लास को एकदम सचेत बनाए रखिए, एक्टिव बनाए रखिए, यानी कि सक्रियता के लिए प्रश्न करना बहुत जरूरी है। इससे बच्चों का पूरा ध्यान आप पर बना रहेगा। ठीक है, और बच्चे एक्टिव होकर क्लास में इन्वॉल्व रहेंगे और आपके प्रश्नों को वो उत्तर देते रहेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है उद्दीपन कौशल। अब ये क्या है? ये कुछ नया लग रहा है आपको? ऐसा नहीं है, ये भी आपने शब्द सुना हुआ है। देखिए उद्दीपन कौशल क्या है? उद्दीपन मतलब होता है कि बच्चों का ध्यान हमेशा परिवर्तित करते रहिए, एक जगह टिका रहेगा तो बोर हो जाएंगे। जैसे कभी पढ़ाइए बेटा देखो एक छिपकली थी, जानते हो ना दीवार पर चढ़ती रहती है,
तो कहेंगे हाँ हाँ सर दीवार पे देखे थे। अच्छा अच्छा, वो ऐसे से घूमती है। गाय, गाय देखो ना बाहर, मतलब अपने हाव भाव, चेहरे का एक्सप्रेशन, कभी से जैसे शेर देखो से गुस्से में गुर्राया तो आप भी गुस्सा जैसा चेहरा बना लीजिए, और चूहा डर गया ऐसा रोने वाला चेहरा बना लीजिए। तो कहने का मतलब ये है अपने हाव भाव से, इशारों से, आंखों के इशारों से, वस्तुओं से बच्चों का ध्यान बराबर अगर आप चेंज करते रहेंगे तो इससे बच्चा 40 मिनट की क्लास में कभी बोर नहीं होगा और आपकी क्लास को हंसते हंसते गुजार ले जाएगा और आराम से सर्वाइव कर लेगा और चीजों को सीख भी लेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कौशल। क्या कहते हैं? उद्दीपन कौशल। अगला है पुनर्बलन। पुनर्बलन मतलब वही है पुनर्बलन का जैसा बात होता है, बहुत अच्छा तुमने किया। ये होता है शाब्दिक। देखिए एक होता है शाब्दिक शाबाशी। शाब्दिक शाबाशी मतलब बोल करके कि शाबाश बहुत अच्छा। एक होता है अशाब्दिक। अशाब्दिक मतलब इशारों में, जैसे स्माइल कर दीजिए, फिर कर दीजिए ठीक है एकदम राइट। या जैसे कोई कहते बच्चा कहे सर ये कैसा हमने कला बनाया, कैसा आप कर दीजिए, समझ जाएगा सर बहुत अच्छा कह रहे हैं। ठीक है, तो शाब्दिक और अशाब्दिक पुनर्बलन देते रहेंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट क्लास से बना रहेगा। और एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कौशल है श्यामपट कौशल। ये ध्यान दीजिएगा, जो कि मेरा बहुत ही घटिया है, अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत ही घटिया है। श्यामपट कौशल में पहली चीज, जो भी चीज लिखिए एकदम स्पष्ट लिखिए, भले से आपकी राइटिंग खराब हो, चीजें स्पष्ट लिखिए, क्लियर लिखिए, दो शब्दों के बीच बराबर गैपिंग हो। जैसे आपने लिखा मान लीजिए सरल और लिखना है चरण, ले ये हमने घोंच दिया, कैसा लग रहा है ये? और वही अगर हम लिख दें सरल और ये चरण तो आप कहेंगे हाँ कुछ बेहतर है। चलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया सरल चरण तो आप कहेंगे हाँ ये और बेहतर है। हमने लिख दिया चलो ये हुआ सरल, ये हुआ चरण तो आप कहेंगे बड़ा तो है, सबसे बेहतर ये हुआ। नहीं भाई, हर एक अक्षर की लिखावट, उसका आकार एक स्पेसिफिक हो, इतना बड़ा ना हो जाए कि बोर्ड ही पास कर जाए। तो कहने का मतलब ये है अक्षर की बनावट, स्पष्टता और उसका साइज एक हिसाब से हो ताकि बच्चे चीजों को देखें, समझे और उनको अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, तो ये आपके साथ हुए कौन से शिक्षण के कौशल। अगर ये सभी एक शिक्षक में पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षक बच्चों को सिखाने में अच्छे से सक्षम होगा या पूरी तरह से सफल हो जाएगा। क्लियर हो गया? हमारा शिक्षण का टॉपिक कंप्लीट। हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अगला देखेंगे आप सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक है संप्रेषण। चूंकि हम हर चीज कवर कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और आपको आसानी से हर चीजों को हम बताएंगे। संप्रेषण का मतलब समझिए। देखिए संप्रेषण का सिंपल सा मतलब है विचार, सूचना या भाव। विचार, सूचना, भाव का आदान प्रदान। अच्छा, विचार, सूचना या भाव का आदान प्रदान दो या दो से अधिक लोगों में, दो या दो से अधिक लोगों में विचार सूचनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संप्रेषण। जैसे हम अकेले हैं लेकिन हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो जैसे हमने बताया संप्रेषण, आपने हमारे शब्दों को सुना, हमारे विचारों को सुना, हमारे भाव को समझा और आप संप्रेषण सीख गए। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया संप्रेषण। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि संप्रेषण हुआ कि नहीं हुआ। हमें पता ऐसे चलेगा अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया, आपने चीजों को सीख लिया, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो संप्रेषण था उसका पॉजिटिव स्थानांतरण हो गया, मतलब उसका फीडबैक आ गया। अगर आप नहीं कर पाते तो फीडबैक नहीं आया कि आपने सूचना तो ले लिया बट आप उसको दे नहीं पाए। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं संप्रेषण तो हम संप्रेषण चर्चा करते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का, विचारों का, भावों का आदान प्रदान या लेन देन कह लीजिए या अदलाव बदलाव ही संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, एक व्यक्ति कुछ बोलता है, दूसरा व्यक्ति उसको ग्रहण करता है, ये क्या होता है? संप्रेषण। क्या होता है? संप्रेषण। क्लियर? दो व्यक्तियों के बीच बातचीत ही संप्रेषण है। अब कहेंगे आप क्या 4-5 व्यक्ति नहीं बात कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, इसीलिए तो मैंने लिखा है दो या दो से ज्यादा।
जैसे मान लीजिए 5-6 लोग हैं, एक व्यक्ति बता रहा है कि हाँ यार वहां आग लगी थी, ये हुआ और ये नुकसान हो गया, ये लोग बच गए, तो उसकी सूचना को सबने सुना और सबने उसको समझा, तो ये क्या हो गया? संप्रेषण। क्या हो गया? संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण मीन्स दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का वार्तालाप या विचारों, भावों या कह लीजिए कि सूचनाओं का आदान प्रदान। ठीक है, आगे बात करते हैं। संप्रेषण के तत्व। तत्व मतलब क्या? संप्रेषण है क्या? इसको जरा हम समझते हैं। देखिए, संप्रेषण की हम बात करें, आप सब समझ जाएंगे। देखिए पहला होता है वाहक, सॉरी वाहक नहीं, प्रेषक। प्रेषक मतलब संदेशदाता, जो सूचनाओं को दे रहा है वही तो होगा वाहक। अच्छा, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम हुए वाहक, सॉरी यार, प्रेषक। प्रेषक के बाद आता है दूसरा नंबर पे, ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर पे क्या आता है? हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, अर्थात हम दे रहे हैं संदेश आपको, या मैसेज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मैसेज। तो हम हुए प्रेषक, हमने क्या दिया आपको? ये जो डिलीवर कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये हुआ संदेश। दूसरा, संदेश हम कैसे दे रहे हैं? माध्यम। माध्यम, हम आपको कैसे पढ़ा रहे हैं? अगर हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो यह यूट्यूब के माध्यम से, आप हमारे सामने होते तो हम डायरेक्ट आपसे इंटरेक्ट करते, फोन पे कुछ बताएंगे तो मोबाइल हो गया। तो एक हुआ देने वाला, संदेश देने वाला। दूसरा संदेश, संदेश कैसे दे रहा है, बात समझ आ रही है आपको? देखिए, पहला तो हुआ कि देने वाला, दूसरा हुआ संदेश दे कैसे रहा है, तीसरा हुआ कि अब संदेश देने के बाद में दिया किसको है? प्राप्तकर्ता, यानी कि आप लोग हुए प्राप्तकर्ता। और लास्ट में आपसे आपका अंतिम उत्तर आता है फीडबैक। फीडबैक मतलब जो हम बता रहे हैं वो कहां तक कारगर सिद्ध हुआ, कहां तक आपने उसको सीखा, या कहां तक आपने उसमें समझ आपकी हुई, ये क्या हुआ? आपका प्रतिपुष्टि या फीडबैक। जैसे अगर आप जाते हैं घर पे दौड़ते हुए, हे चलो चलो मार हो गया है, और आपका भाई लाठी लेके दौड़ने लगे, मतलब उसने तुरंत रिएक्ट कर दिया। आप गए, आप संदेश दिए, आपने हिंदी में बोला, माध्यम हुआ, मुंह से बोला माध्यम, संदेश आपने उसको दिया, उसने संदेश रिसीव किया, रिसीव करने के बाद वो आपके साथ भागने लगा, ये हो गया प्रतिक्रिया। ठीक है, ये एक्शन। क्लियर? तो ये आपका हो गया संप्रेषण। क्योंकि संप्रेषण छोटा टॉपिक था, है बहुत सारा, बड़ी परिभाषाएं, लेकिन हमें उतना नहीं जाना है, हमें तो जानना था इसके बारे में थोड़ा सा, इसलिए हम इसको देख लिया, समझ लिया, ये हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आपका सिलेबस वाइज अगर आप देखेंगे तो आपके हमने 3 टॉपिक क्लियर कर दिया। हमने बाल विकास क्लियर कर दिया, बाल विकास के पश्चात हमने शिक्षण के जो मनोवैज्ञानिक वाले सिद्धांत थे उनको हमने क्लियर कर दिया। उसके पश्चात टीचिंग वाला शिक्षण, वो लर्निंग था, ये टीचिंग वाला है। एक लर्निंग वाला शिक्षण कंप्लीट, एक टीचिंग वाला शिक्षण कंप्लीट हो गया आपका। आपके 3 टॉपिक बड़े बड़े समाप्त हो गए। अब छोटे मोटे टॉपिक बचेंगे, लेकिन कुछ उसके पहले महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे एक टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है व्यक्तिगत भिन्नता। देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, एक दो नहीं, कई सारे बिंदु आ जाते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता, हम इसको समझ लेते हैं और इस पर भी समझ को मजबूत बनाते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता की बात करें तो इंग्लिश में कहता है इंडिविजुअल, देखिए, अरे यार, देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में समझते हैं, ये क्या होता है समझते हैं। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करें तो इंडिविजुअल जो डिफरेंस होता है, इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि संसार के 2 व्यक्ति भले ही वो जुड़वा हो, एक साथ पैदा हुए हों, एक टाइम पे पैदा हुए हों, तब भी 100% सेम नहीं रहेंगे। उनकी आंखें सेम हो जाएंगी, बोलने का तरीका हो जाएगा, उनका चेहरा सेम हो जाएगा, आंख पैर नाक कान सब कुछ सेम हो जाएगा, लेकिन उनका व्यवहार अलग हो सकता है, हो जाए, उनकी डेवलपमेंट सेम ना हो, उनके बोलने का तरीका सेम ना हो। तो कहने का मतलब ये है
कि मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा कि संसार में दो व्यक्ति कभी भी सेम नहीं हो सकते, पूरी तरह से सेम नहीं, शारीरिक रूप से सेम हो जाएंगे, दिमाग उनका एक से सेम हो जाएगा, बट उनका व्यवहार अलग हो जाएगा। व्यवहार सेम हो सकता है, दिमाग सेम नहीं हो सकता, मानसिक क्वालिटी अलग हो सकती है। ऐसे आप देखेंगे तो कोई काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की किस टॉपिक की पकड़ है, मजबूत है, हमें नहीं पता। तो मनोवैज्ञानिकों को यह मानना है कि कोई भी संसार के दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, किसी न किसी पक्ष में वो अलग हो ही जाएंगे, चाहे आंख कह लीजिए, चाहे बॉडी शेप कह लीजिए, चाहे रंग रूप कह लीजिए, किसी न किसी तरीके से वो अलग हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता, या इसी अंतर को हम कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। मनोवैज्ञानिकों ने कुछ मनोवैज्ञानिक गुण बताए हैं, जिसके आधार पे उन्होंने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पे व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में चर्चा किया है। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पे व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में चर्चा किए हैं। जैसे पहला आपका आता है बुद्धि, दूसरा आपका आता है अभिरुचि, अभिरुचि, तीसरा आपका आता है अभिक्षमता, अभिक्षमता, चौथा आपका आता है व्यक्तित्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्यक्तित्व, पांचवा आपका आता है मूल्य या वैल्यू। देखिए बात को समझिएगा, मनोवैज्ञानिकों का ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जिनके आधार पे हम व्यक्ति के अलगाव या व्यक्ति को अलग समझ सकते हैं। जैसे बात करें बुद्धि की, बुद्धि मतलब किसी भी व्यक्ति का मानसिक स्तर कैसा है, मेंटल लेवल उसका कैसा है, वो किस क्षेत्र में आगे है, तर्क में आगे है, गणित में आगे है, भूगोल में आगे है, साइंस में आगे है, इंजीनियरिंग में आगे है, उसका दिमाग किस क्षेत्र में आगे है, ये हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। दुनिया के जितने सारे टीचर्स हैं, टीचर्स का दिमाग भी अलग अलग होता है। ये टॉपिक हम अलग बताएंगे, कोई आपको अलग बताएगा, बताएंगे सब एक ही चीज लेकिन अलग अलग तरीके से। तो इन मनोविज्ञान को कहना है कि बुद्धि के आधार पर भी व्यक्ति अनेक प्रकार के अलग अलग होते हैं, सेम नहीं हो सकते। अगला है अभिरुचि यानी कि इंटरेस्ट। हर एक बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, किसी का फुटबॉल में, किसी का मैच में, किसी का किस में। हाँ, बहुत सारे बच्चे होंगे कि उन सब का इंटरेस्ट क्रिकेट में होगा, लेकिन और पहलुओं को जब तुलना करेंगे तो अलग हो जाएगा। अभिक्षमता की बात करें तो होता है एटीट्यूड। यहाँ एटीट्यूड मतलब घमंड नहीं, एटीट्यूड मतलब होता है कि स्किल को, नई स्किल को, नए कौशल को कौन कितना तेजी से सीख पाता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप 20, 25, 30 लोग पढ़ रहे हो तो उसमें से 2-4 ऐसे होंगे जो पट से सीख जाएंगे एक बार में, 8-10 ऐसे होंगे जो कुछ समय बाद सीखेंगे, 2-4 ऐसे होंगे जो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तब सीखेंगे। तो सबकी सीखने की एबिलिटी अलग अलग होती है, इसको कहते हैं एटीट्यूड। व्यक्तित्व की बात करें तो वो विशेषता या वो गुण जिसके अलावा या जिसके साथ एक व्यक्ति सबसे अलग दिखता है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं यार इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो पर्सनालिटी मीन्स ये नहीं कि सूट बूट पहन ले, अच्छा डाई फाई लगा ले, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनालिटी मीन्स उसका व्यक्तित्व, उसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे उसका नाम आते लगे, हाँ वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो एकदम सम्मान से बात करता है, ऐसे बात करता है, ये हुआ पर्सनालिटी। ठीक, पर्सनालिटी मीन्स कि आपको देख कर के ही आदमी अंदाजा लगा ले कि ये व्यक्ति ऐसा ही है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला है मूल्य। मूल्य मतलब होता है विश्वास। विश्वास मीन्स जब एक व्यक्ति कोई कार्य करता है या कोई एजेंडा को लेता है, कुछ चीज सीखता है, सीखने के पश्चात अपने जीवन में जब वो उतारता है, वो देखता है कि इसका हमें बेनिफिट या इसका पॉजिटिव कुछ मिल रहा है अथवा नहीं। अगर मिल रहा है तो वो चीज को अडॉप्ट कर लेगा, नहीं मिल रहा तो उसको हटा देगा। तो इसे हम कहते हैं मूल्य। क्लियर हुआ? तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग बुद्धि से स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस मत कीजिएगा। आप लोग अच्छी चीज को सीखिएगा और परेशान बिल्कुल ना होइए, एकदम समय पे आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा और जल्दी हम टेस्ट भी शुरू करने वाले हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए